हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी, चाहे वो किसी भी पेज की हो, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सभी पेजों को कवर करेंगे। उसके बाद हम एडिटोरियल पेज को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे लिए 3 आर्टिकल होते हैं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ये बताएंगे कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने इतने सेट पेपर लगाए, उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना आप ये बताएंगे कि मेरा इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है। यानी आप छोटी छोटी बातें मत बताइए, आप सीधे बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा और तभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, चालू वित्त वर्ष के दौरान नई केंद्रीय योजनाओं पर रोक। कोरोना काल में खर्च को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। तनाव खत्म करने को तैयार हुए भारत और चीन। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद ऐसी सहमति बनती दिख रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पहली बार देश में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विवादों के समाधान पर होगा भारत का जोर। तो हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान नई केंद्रीय योजनाओं पर रोक। कोरोना ने पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने पूरा ध्यान सिर्फ उन योजनाओं पर देने का फैसला किया है जो गरीबों की रक्षा करें और देश को सबल बनाएं। मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी आगामी 31 मार्च तक नई योजना शुरू करने पर रोक लगा दी है। सिर्फ कोरोना पैकेज के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जारी रहेगी। इस फैसले से कई योजनाओं पर असर पड़ सकता है, लेकिन प्रत्याशित माहौल में यह बड़ा फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी मंत्रालयों का विभागों को चालू वित्त वर्ष में किसी भी नई योजना की पहल या शुरुआत नहीं करने के लिए कहा गया है। अगर किसी मंत्रालय की तरफ से किसी नई योजना की पहल कर दी गई है और विभाग की तरफ से उसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, तो उस योजना की शुरुआत पर मार्च 2021 तक रोक रहेगी। अगर वित्त मंत्रालय भी किसी नई योजना पर सैद्धांतिक मंजूरी देता है, तो उस स्कीम पर अगले 31 मार्च तक रोक रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, तनाव खत्म करने को तैयार हुए भारत और चीन। भारत और चीन ने एक बार फिर सीमा पर उपजे सैन्य तनाव को आपसी विमर्श से दूर करने का मादा दिखाया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तकरीबन एक माह से चीनी सैनिकों की घुसपैठ से जो हालात बने थे, उस पर शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच गहन विमर्श हुआ। इसमें सहमति बनी कि जो भी हालात बने उन्हें एक दूसरे की भावनाओं व चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दुरुस्त किया जाएगा और ऐसी स्थिति को बड़े विवाद में नहीं बदला जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगझाओ के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लंबी बातचीत हुई। पूरी वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बिगड़ रही स्थिति पर केंद्रित रही। यह बातचीत तब हुई है जब दोनों देशों के सैन्य व रक्षा अधिकारियों के बीच एक अहम बातचीत शनिवार को होनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पहली बार देश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में अप्रत्याशित तेजी आ गई है। शुक्रवार को पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 334 लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या 2.28 लाख को पार कर गई है, जो इटली से कुछ ही कम है। पिछले हफ्ते भर में ही 60,000 से ज्यादा केस बढ़ चुके हैं।
राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से शुक्रवार रात 8 बजे तक मिली सूचनाओं के मुताबिक 10,649 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,28,038 हो गई है। अब तक 1,12,318 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय केस 1,09,163 रह गए हैं। अब तक 6,557 लोगों की मौत भी हुई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विवादों के समाधान पर होगा भारत का जोर। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर जनवरी 2021 से अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2 साल के कार्यकाल के लिए 17 जून 2020 को चुनाव है। भारत ने शुक्रवार को अपनी दावेदारी के पक्ष में अभियान शुरू किया है। हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत इकलौता दावेदार है, इसलिए उसका चुना जाना महज औपचारिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की दावेदारी के पक्ष में अभियान शुरू करते हुए अस्थायी सदस्य के तौर पर उसकी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत दूसरे साझेदारों के साथ मिलकर पुराने और नए विवादों को दूर करने की कोशिश करेगा। बातचीत व विमर्श को बढ़ावा देने पर भी भारत का जोर होगा। कई वजहों से अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस की सामान्य प्रक्रिया बाधित हो रही है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत नीति व कानून पर चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी जो कि चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व फ्रांस हैं, जबकि शेष 10 अस्थायी। भारत के साथ 5 नए देशों को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाना है। जयशंकर ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जो हालात पैदा हुए हैं वे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, दक्षिण अमेरिका में हाहाकार। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 1,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज उसके बाद है, अमेरिका में प्रदर्शन जारी। जिस तरीके से जॉर्ज फ्लोरेड की मृत्यु के बाद वहां हिंसा फैली थी, अभी भी वो हिंसा अपने चरम पर है। और तीसरी न्यूज है, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी सूची में अक्षय कुमार। पहली न्यूज देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में हाहाकार। अमेरिका और यूरोप के बाद अब कोरोना का कहर दक्षिण अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 1,473 लोगों की मौत हो गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में होने वाली सर्वाधिक मौतें हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान एक मिनट में एक से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में मृतकों की तादाद 34,000 से ज्यादा हो गई है। महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के मामले में वह ब्रिटेन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। उधर मैक्सिको में 816 लोगों की मौत हो गई। वहां मृतकों की कुल तादाद 12,545 हो गई है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 1,05,680 हो गई है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने महामारी को लेकर उठाए गए कदमों का बचाव किया है। उधर रॉयटर के मुताबिक जितने लोगों की मौत की बात कही जा रही है, मौतों की संख्या उससे 2.5 गुना ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन में ढील देने के दौरान कुछ देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। डब्ल्यूएचओ की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने बताया कि फिलहाल महामारी के केंद्र में मध्य, दक्षिण और उत्तर अमेरिका है। जब शारीरिक दूरी के नियमों में ढील दी गई तो लोगों ने समझा कि महामारी खत्म हो गई है। इस महामारी को तब तक खत्म नहीं माना जा सकता जब तक कि एक भी मरीज दुनिया में अमेरिका में हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए हैरिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका में प्रदर्शन जारी। गुरुवार को मिनीपोलिस के जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम संस्कार के लिए उनके सुनहरी ताबूत के सामने नामचीन हस्तियां, संगीतज्ञ और नेता एकत्र हुए। इस दौरान जहां लोगों की आंखें नम थी, वहीं उन्हें इस बात की खुशी थी कि यह बदलाव लाने का एक मौका है। उधर लगातार 10वें दिन अमेरिका के सभी बड़े देशों अटलांटा, वाशिंगटन डीसी, डेनवर और लॉस एंजलिस
में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। यह लोग नो जस्टिस नो पीस और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे नारे लगा रहे थे। फ्लॉयड के लिए 6 दिनों तक 3 शहरों में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पहली सभा मिनीपोलिस की नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई वाली सेलिब्रिटी सूची में अक्षय कुमार। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फोर्ब्स ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की सूची में शामिल किया है। 2020 में उनकी पूर्व टैक्स कमाई 4 करोड़ 85 लाख डॉलर, 365 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस सूची में अभिनेता 52वें स्थान पर हैं और 59 करोड़ डॉलर यानी 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ रियलिटी टीवी स्टार केली जेनर पहले स्थान पर हैं। पत्रिका ने कहा कि दी एंड शीर्षक वाली अमेजॉन की एक्शन थ्रिलर सीरीज के साथ अक्षय की डिजिटल शुरुआत 1 करोड़ डॉलर यानी 75 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है कृषि व आईबीसी से संबंधित अध्यादेश अधिसूचित। दूसरी न्यूज है सिर्फ 22% एसबीआई ग्राहकों ने उठाया मोरेटोरियम का फायदा। और नए ऑर्डर के साथ घूमने लगा एमएसएमई का पहिया। पहली न्यूज देख लेते हैं, कृषि व आईबीसी से संबंधित अध्यादेश अधिसूचित। सरकार ने कृषि सुधारों व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स में बदलाव से संबंधित अध्यादेश अधिसूचित कर दिए हैं। शुक्रवार को कृषि सुरक्षा से संबंधित जिन 2 अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया है उनसे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम हासिल करने के लिए कहीं भी फसल बेचने की छूट मिल सकेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक फार्म्स फ्रूट्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स यानी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस का मकसद किसानों को राज्यों के भीतर और बाहर मुक्त रूप से अपनी फसल बेचने की सुविधा मुहैया कराना है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को लागू करने में सहयोग का आग्रह किया है। वहीं आईबीसी से संबंधित सुधार संबंधी अध्यादेश को भी शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत कोरोना महामारी के चलते कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत मामला शुरू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है सिर्फ 22% एसबीआई ग्राहकों ने उठाया मोरेटोरियम का फायदा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आम जनता व कारोबार जगत को बचाने के लिए सरकार व आरबीआई ने जिस स्कीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया उसका फायदा उठाने वाले ही खास उत्साहित नहीं है। यह हकीकत सावधि कर्ज की अदायगी पर मोरेटोरियम स्कीम की है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि मार्च और मई 2020 की अवधि के लिए उसके सिर्फ 22% ग्राहकों ने मोरेटोरियम स्कीम का फायदा उठाया है। इन ग्राहकों को 3 महीने के लिए कर्ज की किस्त की अदायगी नहीं करने की राहत दी गई थी, लेकिन तकरीबन 82% ग्राहकों ने कम से कम 2 महीने के लिए अपनी किस्त अदा की है। यह जानकारी एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने दी। नेक्स्ट है नए ऑर्डर के साथ घूमने लगा एमएसएमई का पहिया। गैर जरूरी वस्तुओं के क्षेत्र में काम कर रही एमएसएमई को नए ऑर्डर मिलने लगे हैं। इनमें ऑटो पार्ट्स और गारमेंट्स जैसे क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल हैं, जिन्हें इस साल फरवरी मार्च के मुकाबले 20 से 25% तक नए ऑर्डर मिले हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान काम पूरी तरह ठप होने से उन उद्यमियों के पास वर्किंग कैपिटल की भारी कमी है। श्रमिकों के भी अपने गृह राज्य वापस जाने से उन्हें उत्पादन की जो गति है वो धीरी पड़ी है। फरीदाबाद में ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करने वाले छोटे उद्यमियों ने बताया कि 2 पहिया वाहनों का उत्पादन जुलाई तक 50% क्षमता के साथ होने की उम्मीद है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि एमएसएमई को नए ऑर्डर मिलने लगे हैं और काम का पहिया घूमने लगा है। बैंक से बिना गिरवी वाले कर्ज की मंजूरी व भुगतान में तेजी की वजह से एमएसएमई को प्रोत्साहन मिल रहा है।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून के शुरुआती 4 दिनों में 10,000 करोड़ से अधिक के कर्ज की मंजूरी दी गई है और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है सक्षम केंद्रीय सत्ता की महत्ता। केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श के साथ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति ही महामारी से उपजी समस्याओं से निपटने में मददगार हो सकती है, और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है नए सिरे से तय होंगे, यहां पर तय होंगी स्कूलों की भूमिका। विद्यार्थी जीवन को सिलेबस आधारित रटंत परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराया जाना चाहिए, इसीलिए नई शिक्षा नीति की भी जरूरत है, और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा। तीसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भरता का अभियान। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी कल सूचना दी है कि अब कोई नई केंद्रीय योजना नहीं की चालू की जाएगी, जो जितनी भी नई योजनाएं हैं जो गरीबों से रिलेटेड हैं उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो अब अपने पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। सक्षम केंद्रीय सत्ता की महत्ता। कोविड-19 महामारी के संकट में भले ही यहां वहां कुछ बेसुरे राग सुनाई पड़े हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीयों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना किया है। इस गाढ़े वक्त में जिस किस्म का नियोजन और आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है वह हमारे विविधता से भरे और बहस प्रिय समाज में दुर्लभ ही दिखता है। कोरोना जैसी अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए एक संयुक्त कमान बनाने की प्रतिबद्धता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य स्तर के सभी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों को एकजुट कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अग्रिम मोर्चे पर कमान संभाले हुए हैं। हालांकि कहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर उभरे जिनसे लगा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र के साथ तालमेल सही नहीं है। स्थिति को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार ऑनलाइन बैठक कर उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया। इस सहकारी संघवाद की भावना को ही रेखांकित करता है कि जिसकी यथाकथा चर्चा होती रही है। देखिए, जब पहला लॉकडाउन खत्म हो रहा था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उनसे सुझाव मांगे थे कि अगर हम अगले लॉकडाउन में जाते हैं तो उसमें क्या क्या किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जब तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा था अप्रैल में, तो भी प्रधानमंत्री द्वारा एक मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाई गई और उसमें सुझाव मांगे गए और सुझाव दिए भी गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने सुझाव दिया, दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ सुझाव दिए थे, और जिसको अमल में लेते हुए कुछ राज्यों ने मांग की कि अभी लॉकडाउन नहीं खोला जाना चाहिए, तो लॉकडाउन नहीं खोला गया था। लेकिन जब चौथा लॉकडाउन जब अंतिम अपने पड़ाव पर था तो उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा यह अपील की गई कि औद्योगिक इकाइयों को खोलना अब जरूरी है, नहीं तो राज्यों के साथ साथ भारत की आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक विकास दर जरूर प्रभावित होगी। इन्हीं सबके मद्देनजर अब यानी कि 1 जून से अनलॉक 1 शुरू किया गया है, जिसमें धीरे धीरे उन क्षेत्रों को खोला जा रहा है जहां पर कोरोना वायरस संभावित क्षेत्र नहीं है, यानी कि ग्रीन जोन है। अब सिर्फ उन क्षेत्रों को ब्लॉक किया जा रहा है जो कंटेनमेंट जोन है या फिर रेड जोन है। आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने एवं उनके समन्वय के लिए केंद्र को अधिकार प्रदान करता है। इसके तमाम प्रावधान किसी राष्ट्रीय आपदा के समय केंद्र को ऐसी शक्तियां देते हैं। इन्हीं के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और फिर अनलॉक से संबंधित आदेश जारी किए हैं। ऐसे ही एक आदेश में प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को देखते हुए शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
सौंपी गई है। इसमें जिला अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों को लॉकडाउन से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए जवाबदेह बनाया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि डीएम और एसपी अमूमन केंद्रीय सेवाओं से आते हैं और वे इससे भली भांति परिचित होते हैं कि इन नियमों को न मानने के क्या नतीजे हो सकते हैं। डीएमए के अलावा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 भी किसी महामारी के नियंत्रण के केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर अपने देश और उसकी जनता को भली भांति समझते थे और उन्हें अनुमान था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संचालन में 42 विभिन्न दल जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ के प्रयास विपरीत दिशाओं में जाते प्रतीत हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श के साथ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति ही इस समस्या से निपटने में मददगार हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की वार्ता में ऐसा किया भी है। नेक्स्ट है, नए सिरे से तय हो स्कूलों की भूमिका। यह जानकर खुशी होगी कि कोरोना संकट की वजह से 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े स्कूलों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय पुनः खोलने के लिए दिशा निर्देश बना रहा है। इस अवसर पर मैं दिल्ली के शिक्षक मंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि एक अभिभावक और देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का धन्यवाद कुछ बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने का अभ्यास और आदत विकसित करनी होगी। ऐसे में स्कूलों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। एक तरफ जहां यह बात सच है कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 ने समूची मानवता के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है, वहीं मुझे लगता है कि इससे हमें यह एक अनूठा अवसर भी दिया है कि हम स्कूलों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करें। अगर हमने अपने स्कूलों पर विश्वास करते हुए उन्हें नए दौर में एक बड़ी और साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया तो हम एक ऐतिहासिक भूल करेंगे। अगर हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा तो इसके लिए भी स्कूल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। अब तक के अध्ययन से यह पता चलता है कि अगर स्कूल में फिजिकल डिस्टेंसिंग और पर्याप्त निरीक्षण की व्यवस्था हो तो छोटी उम्र में बच्चों के लिए कोरोना वायरस का जोखिम बड़ी उम्र के बच्चों से ज्यादा नहीं होगा। बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों को भी इन तथ्यों से अवगत कराते हुए उन्हें विश्वास में लेना जरूरी होगा। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ग्रेड की शिक्षा में बदलाव के साथ मेरा सुझाव यह है कि देश के विद्यार्थियों जीवन को सिलेबस आधारित स्टैंड परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराया जाए। एनसीईआरटी को चाहिए कि वह सिलेबस में कम से कम 30% की कमी तुरंत करे। कोरोना के साथ जीने के अभ्यास में दुनिया भर के स्कूलों में बड़े बदलाव होंगे। ऐसे में हमें भी यह तय करना चाहिए कि हम खुद अपने देश और अपने समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अपने समृद्ध इतिहास से सीखते हुए अपने स्कूलों का पुनर्निर्माण करेंगे या फिर इसका इंतजार करेंगे कि हमें उसे अपने यहाँ ज्यों का त्यों लागू करने की या फिर उसे कुछ सीखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भरता का अभियान। कोरोना संकट से उपजे हालात का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना का शुरू करने का निर्णय समय के मांग के अनुरूप है न करने का निर्णय समय की मांग के अनुरूप है। जब आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं कि नई योजनाएं शुरू की जा सकें तो फिर उचित यही है कि उन योजनाओं पर ही अधिक बल दिया जाए जो संकट का समाधान करने में सहायक बन सकती हैं। शायद इसी इरादे से यह रेखांकित किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अच्छा हुआ कि इसे भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अभियान के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि कोरोना संकट की सबसे अधिक मार कमजोर तबकों पर पड़ी है इसलिए उनकी विशेष चिंता ही की जानी चाहिए।
लेकिन इस चिंता में राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्य सरकारों ने कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों का रुख रवैया ऐसा है मानो जो कुछ करना है वह केंद्र सरकार को ही करना है। अच्छा होगा कि मामले में अन्य राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लें, जो संसाधनों की तंगी के बावजूद हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसे हुए हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है कि 17 जून से शुरू होगा ईपीएल, ना कि आईपीएल, ईपीएल सत्र। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने कोविड-19 के बाद मैदान पर लौटने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। 100 दिन के बाद यह लीग 17 जून को वापसी करेगी। पहले मैच में एस्टन विला का सामना शेफील्ड यूनाइटेड से होगा और इसी दिन शाम को मैनचेस्टर सिटी का सामना आर्सेनल से होगा। तालिका में 25 अंकों की बढ़त के लिए पहले स्थान पर काबिज और 30 साल बाद अपने पहले खिताब की ओर बढ़ रही लिवरपूल 21 जून को एवर्टन से भिड़ेगी। एपीएल ने अभी सिर्फ 3 दौर के मैचों के कार्यक्रम जारी किए हैं। 17 जून से लेकर 2 जुलाई तक लगातार मैच खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। भारत का कतर के खिलाफ मैच 8 अक्टूबर को। भारतीय फुटबॉल टीम का एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ फीफा विश्व कप 2022 के क्वालिफाइंग दौर का मैच अब 8 अक्टूबर को होगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने विश्व संस्था फीफा के साथ जो नई तिथियां घोषित की हैं उसके अनुसार भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 12 नवंबर और अफगानिस्तान के खिलाफ 17 नवंबर को मैच खेलेंगी। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी और ये आज का यानी कि 6 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।